डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं कोच्चि का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं यहाँ एक कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन कंपनी के बारे में बताना नहीं चाहूँगा। उसके बाद शाम को मैं क्या करता हूँ वो बताना चाहूँगा। मेरे 3 कमीने दोस्त, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। उन्हीं के साथ पढ़ा हूँ, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ और अब भी उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। जी नहीं, मैं उनके साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्त बिल्कुल सच्चे बनाए हैं जिसका साथ मैं जिंदगी भर देना चाहता हूँ। हर रोज शाम को जब अलग अलग काम से हम आते हैं, इकट्ठे होकर मटर गश्ती करने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी हम शहर के एक कोने में पहुंच जाते हैं, कभी दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। और रविवार का दिन छुट्टी का होता है। सुबह 6 बजे से ही क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाते हैं। हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी हम 28 से 30 साल के ही हैं। किसी की उम्र 28, किसी की 29 और 2 की 30। मेरे एक दोस्त का नाम है सनी, दूसरे का विवेक और तीसरे का विनय। ये नाम याद रखिएगा। इस कहानी में आपको ये नाम काफ़ी बार सुनने को मिलेंगे। बचपन से ही मैं अपने इन दोस्तों के साथ रहा। कभी इनसे झगड़ता, कभी इनसे दूरी बनाने की कोशिश करता, और झगड़कर जो बाद में आपके दोस्त बनते हैं वो पक्के होते हैं, इस बात को मैं समझ गया था। हम इकट्ठा रहते हैं, घूमते फिरते हैं और धीरे धीरे हमारी आदतें भी बदलती जा रही हैं। हम सब ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी। हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हम कहीं दूर जाया नहीं करते थे, जबकि क्लास में बाकियों के पास पैसे होते थे। वो स्कूल ट्रिप पर जाया करते थे, लेकिन हम कभी नहीं गए। जब से हमने काम करना शुरू किया है, हम अपने पैसों का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं। हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर बचपन में नहीं जा पाए। आजकल हमारा मन करता है नई नई चीज़ें करने के लिए। हम बंजी जंपिंग कर रहे हैं, हम पैराग्लाइडिंग करके भी बहुत मज़ा लेते हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें हम सीखने लगे हैं। आपको भी बताता चलूँ, एड्रेलिन हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन होता है जो तब बनता है जब हम कुछ रोमांचक करते हैं। ये हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें उत्तेजना महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है इससे मज़ेदार चीज़ कोई है ही नहीं, और इसे करने के लिए हमें वहाँ दोबारा जाना पड़ता है। हमें वही चीज़ करने का मन करता है। जब आप किसी झूले पर बैठते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा डर लगता है, तब आपका एड्रेनलिन ही आपके शरीर से निकलता है। आपको बहुत मज़ा आता है। जब आप वो झूला ले हटे होते हैं, उसके बाद कितनी खुशी होती है कि कितना बड़ा काम कर लिया। दोबारा आप उसी झूले पर बैठना चाहते हैं, लेकिन दूसरी बार वो मज़ा नहीं आता। ये एड्रेनलिन बहुत कमीना हार्मोन है, हर बार उसी तरह से काम नहीं करता। अगली बार उतना ही मज़ा लेने के लिए ज़्यादा रोमांचक घटना का सामना करना पड़ता है। हम भी इसी तरह बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, और अब नया शौक सबका जागा था, वो था जंगल में जाकर पिकनिक मनाने का। हमारे इस ग्रुप की एक खासियत थी, जब भी किसी को कुछ करने का मन करता, हम सब मिलकर उसका साथ देते। मेरे एक दोस्त सनी ने कहा था कि उसे जंगल में जाकर कैंपिंग करने का शौक है, पिकनिक मनाने का शौक है, वो भी जंगल के बिल्कुल अंदर जाकर। इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा रोमांचित कर दिया था। जंगल में तो जानवर भी होंगे, वो हमला भी कर सकते हैं, क्या हम उनसे बच पाएंगे? उसने कहा था हथियार लेकर जाएंगे। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एड्रेनलिन ये हार्मोन जब शरीर से निकलता है बहुत खुशी होती है, और अब भी थोड़ा थोड़ा एड्रेनलिन निकल रहा था। शायद इसीलिए हम रोमांचित हुए जा रहे थे। रविवार के दिन हमने कैंपिंग का पूरा प्लान बनाया था, क्योंकि सोमवार भी छुट्टी थी। सुबह सुबह 9 बजे ही हम निकल पड़े थे और 12 बजे जंगल के काफ़ी बीच तक पहुंच गए। चलते चलते उस घने जंगल के अंदर तक जा रहे थे। ये बहुत बड़ा जंगल था और विनय तो कहे जा रहा था, अगर हम इस जंगल में भटक जाएं
कितने दिन लगेंगे बाहर निकलने में? मैंने कहा था ऐसी बुरी बातें मत करो। जंगल में कई बार लोग खो जाते हैं और बाद में बाहर निकल नहीं पाते, उनकी लाशें निकलती हैं। वो भी मुझे डरा रहा था, मैं भी उसे डरा रहा था। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। हमारा ग्रुप ऐसा ही है, पागलों का ग्रुप। हम सारा सामान लेकर आए थे। हमने बड़े बड़े बैग टांगे हुए थे और दोपहर के 3 बजे हमने सोचा कहीं रुक कर कुछ खा ही लेते हैं। उस भरी दोपहर में जंगल में शरीर पसीने से तरबतर हुए जा रहा था। यहाँ पर हमें कई जानवर भी दिखे थे। उन जानवरों को देखकर हम सब डर जाते और पेड़ों पर चढ़ जाते। लेकिन अब एक जगह इकट्ठा होकर हम खाना खा रहे थे। पास में ही हमने आग जला रखी थी। हमने सुना था जंगल में जहाँ भी रुको आग जरूर जला लो। आग से जानवर डरते हैं, इसीलिए हमसे दूर रहेंगे। ये सोचकर वहाँ आग जलाई और खाना खाने लगे। उसके बाद एक नदी आई। ये 5 बजे का समय था। हम नदी में नहाए और जंगल में और आगे बढ़ने लगे। हमने सोचा हुआ था रात को 8 बजे तक जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहीं पर रुकेंगे, कैंप लगाएंगे और पूरी रात वहीं पर गुजारेंगे। अगले दिन चलकर वापस आ जाएंगे। ये पूरा प्लान इसी तरह से काम करने वाला था। लेकिन जब वक्त बदलता है प्लान भी बदलने पड़ जाते हैं। हम 8 बजे एक ऐसी घनी जगह पर पहुंच गए थे जहां दलदल जैसा बना हुआ था। दलदल को हम पार कर ही नहीं पा रहे थे। 9 बज गए और दलदल पार हो ही नहीं रही थी। अंधेरे में ज़्यादा नज़र आ ही नहीं रहा था। सारा प्लान बदल चुका था। अब हमने सोचा क्यों ना दलदल में आगे बढ़ने की बजाय एक खास दिशा की तरफ चले जो शहर के ज़्यादा करीब ले जाएगी। हम उस दिशा में जैसे ही बढ़ना शुरू हो गए वहाँ पर सपाट मैदान सा आ गया। सब ने कह दिया अच्छी जगह है, यहाँ आसपास घने पेड़ भी हैं, यहीं पर हम अपना टेंट लगाएंगे, यहीं पर रहेंगे और उसके बाद अगले दिन वापस चल पड़ेंगे। हमने ज़मीन पर टेंट भी लगा दिए थे। जैसा कि बताया जाता है टेंट के पास आग जला लेनी चाहिए। हमने तो खास सुरक्षा के लिए चारों तरफ आग जला ली थी। कई छोटी छोटी लकड़ियों की ढेरी बनाकर उसे आग में झोंक दिया था ताकि चारों तरफ आग रहे, कोई भी जानवर अंदर ना आ पाए। 12 बजे तक हम बातें करते करते बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हम अपने अपने टेंट में चले गए। लेकिन टेंट में जाने के बाद बाहर चलने की आवाज़ें आती रहीं। हम आवाज़ लगाकर एक दूसरे को कहते, क्या ये कोई खतरनाक जानवर तो नहीं? हर कोई कह देता डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंट के अंदर कोई नहीं आने वाला। हल्का कपड़े का टेंट, अगर वो भालू, शेर या कोई बाघ हुआ इस टेंट को आसानी से फाड़ सकता था। डर तो मुझे लग रहा था और मुझे पता है मेरे दोस्तों को भी डर लग रहा था। यही तो होता है एड्रेलिन का नशा सा। आपको डर भी लगता है और आप रोमांचित भी होते हैं। लेकिन ये रात कोई साधारण रात नहीं थी। हम डर रहे थे, बातें कर रहे थे, आवाज़ें आसपास से आए जा रही थी। लेकिन अचानक वो आवाज़ें बंद और ऊपर जो बड़ा पेड़ था उस पर आवाज़ें आने लगी। हम अंदाज़ा लगाने लगे ये कौन सा जानवर हो सकता है। रात को कोई बंदर तो घूमता नहीं जो पेड़ों पर चढ़ रहा हो। पेड़ों की छाल उखड़ रही थी, वो आवाज़ आ रही थी। ये कोई तेंदुआ हो सकता है। और ये नाम लेते ही हम चारों डर गए थे। तभी विनय ने कहा, ये कोई ना कोई ऐसा जानवर लगता है जो पेड़ों पर चढ़ सकता है। बंदर चढ़ सकते हैं, तेंदुए चढ़ सकते हैं, भारी बाघ इस तरह से नहीं चढ़ते। और कौन सा जानवर हो सकता है जो ऊपर चढ़ता हो? एक दूसरे के टेंट में बस आवाज़ें आ रही थी और हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी सनी बोला, कोई अपना सर बाहर निकाल कर देखेगा, है क्या चीज़? और अगर उसका सर काट दिया जाए तो हम उसे शहीद का दर्जा ज़रूर देंगे। देखो तो कौन शहीद बनना चाहता है। ये उसने मजाक में कहा था, लेकिन समय मजाक का नहीं था। अगर सच में किसी के साथ कुछ हो गया तो परिवार वालों को कैसे समझाएंगे? 10 मिनट अंदाज़ा लगाते रहे थे और ऊपर से पेड़ की छाल हिलने की आवाज़ आती रही। लेकिन कुछ समय बाद गुर्राने की आवाज़ आई पेड़ के ऊपर से। ये ऐसी आवाज़ थी जो बड़े जानवर ही करते हैं। शेर, बाघ, तेंदुआ ऐसे जानवर ऐसी आवाज़ करते हैं और इस आवाज़ का मतलब होता है वो घात लगा रहे हैं। हम सब कांपना शुरू हो गए थे। भले ही मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जानता था उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। वो बस यही कहे जा रहे थे, ऐसे ऐसे गुर्राता कौन है? जवाब कोई नहीं दे रहा था। सबको पता था हम एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे। हिम्मत मैंने की
जैसे ही टेंट की वो जिप खोली थी, मैंने अपनी आंखों से ऊपर देखा था और यकीन कीजिए वो क्या चीज़ थी। वो एक बड़ा सा भेड़िया था जिसकी टांगे काफ़ी लंबी थी। उसे देखकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने जिप लगा दी। फिर मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, तुम सब यकीन नहीं करोगे मैंने क्या देखा, तुम सब यकीन नहीं करोगे। आवाज़ आई, हम यकीन करेंगे, तुम बताओ क्या देखा ऊपर। ये एक भेड़िया है। भेड़िया ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ है, लेकिन अजीब सा है, उसके शरीर पर बाल कम है, जैसे बाल काटे गए हों। इसके बाद सनी ने भी कहा था, ऐसा नहीं हो सकता, भेड़िए पेड़ पर नहीं चढ़ते, उनके बड़े बड़े पंजे नहीं होते कि वो पेड़ों पर चढ़ पाएं। ये कोई और जानवर होगा, ध्यान से देखने की कोशिश करो। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये भेड़िया है, लेकिन अजीब सा है, कोई भी अपने टेंट से बाहर मत निकलना। इसके बाद कुछ देर वो छाल उधड़ने की आवाज़ें आती रहीं और अचानक शायद उसने छलांग लगाई थी। मिट्टी पर धड़ाम की आवाज़ आई। ये छलांग लगाकर वो गुर्राने लगा था हमारे टेंट के बहुत पास। हमने लाइट बंद कर रखी थी और उस आँख की रोशनी में हमारे टेंट पर एक आकार बना था। ये आकार बड़े से भेड़िए का था। ये परछाई मुझे मेरे टेंट पर नजर आई थी और मैंने हल्की आवाज़ में कहा था, देख रहे हो, क्या तुम्हें दिख रहा है ये परछाई कैसी बन रही है। उन्होंने जवाब दिया था, हाँ तुम सच बोल रहे थे, ये भेड़िया है। भेड़िए पेड़ों पर कब से चढ़ने लग गए। तभी उसने अपने पंजे से मेरे उस टेंट को फाड़ कर रख दिया था। 2 बार पंजा घुमाया और मेरा पूरा टेंट फट चुका था। अब आसानी से उसकी आंखें देख पा रहा था। साधारण भेड़िया नहीं था, किसी भी भेड़िए का आकार इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। उसने अपने उन नाखूनों से बाकी टेंट को भी फाड़ कर रख दिया और मैं भी देखता रह गया, मेरे दोस्त भी। हर कोई सन्न था। ये पूर्णिमा का चांद था जो आसमान में था और भेड़िए की आंखें देखने लायक थी। ऐसा लगा वो किंवदंतियां जिन्हें झूठ कहा जाता है, वो कहानियां जो सबको सुनाई जाती हैं, वो सच्ची हैं। ये साधारण भेड़िया नहीं, भेड़िया मानव है। हम सबको इसके बारे में पता था और टेंट फटे हुए थे। एक दूसरे की झलक हम पा रहे थे और नजरें घूमकर पहुंच जाती उस भेड़िया मानव की तरफ। उसकी आंखों में एक मदहोशी सी थी। कभी हमें कहानियों में यह सुनने को नहीं मिलता। पूर्णिमा की चांद में भेड़िए की आंखों में, और वो भी भेड़िया मानव हो, इस तरह का एक आकर्षण होता है। हम चारों खड़े हो गए थे, जैसे उसकी आंखें हमें खींच रही थी। कोई शक्ति थी उसमें जो हमें खींचकर जैसे कहीं ले जाना चाहती थी। मैंने खुद को समझाया और अपना सर हिलाया। तभी मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। मुझ पर शायद वो आकर्षण काम नहीं किया था, लेकिन जैसे मेरे साथियों पर वो आकर्षण काम कर रहा था। मैंने जल्दी से छलांग लगाई अपने दोस्तों की तरफ और हिला दिया था मैंने तीनों को। वो तीनों और मैं, यानी हम 4 पेड़ के कोने में छिप गए। भेड़िया मानव सामने था और हम हथियार भी दूसरे बैग में रख चुके थे। उसकी जिप तक न खोली थी। खाली हाथ निहत्थे हम क्या करते, बस वहाँ सिकुड़ कर बैठ सकते थे। और वो भेड़िया मानव गुर्राता हुआ, उसकी सफ़ेद रंग की लार जो दांत से बार बार ज़मीन पर गिर रही थी। भेड़िए कुत्ते की तरह ही तो होते हैं, भयानक, और गुर्राने की आवाज़ आपके अंदर वो डर पैदा कर देती है। वैसा डर मैं चारों में महसूस कर रहा था। उसकी आंखें बहुत करीब आईं, सम्मोहित करने वाली वो आंखें हम चारों की आंखों में गड़ाई थी उसने। लेकिन तभी उम्मीद थी हमें वो हम पर हमला करेगा। जैसे उसने उस टेंट को उखाड़ मारा, उसने ऐसा नहीं किया था। वो एक एक कदम पीछे हटाता हुआ बड़ी दूर चला गया और वहां से भागा। भागते भागते उसने भेड़िए की वो चीखने की आवाज़ निकाली थी। चांद को देखकर जैसे वो रोते हैं, जैसे कुत्ते रोते हैं, वैसी आवाज़ निकाली थी उसने और वो भाग गया था। हम चारों हाँफ रहे थे बिना भागे हुए। डर का माहौल था। सनी की आवाज़ निकली, क्या वो चला गया? कहीं उसने हमारे टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर दिए? अभी हम जुड़े हों और कुछ देर में हम गिर जाएं। मुझे नहीं पता सनी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें कैसे कर सकता है, लेकिन सच में उसकी बात ने मुस्कान सी लाई थी।
एड्रेलिन, मुझे नहीं पता ये कौन सा हार्मोन था, लेकिन डर कर जिंदा बचे थे। ये अजीब सा एहसास था। हम चारों ने एक दूसरे को गले लगाया, फटे हुए टेंट, और हमने कहा रात को ही निकलना है भाई, घर निकलना है। पागल हो, ये तो भेड़िया मानव है, हम सबको मार देगा। हम सब ने अपने बैग उठाए और वो बड़े बड़े चाकू भी हाथ में ले लिए। हमें पता था ये भेड़िया मानव वापस भी आ सकता है, किसी कारण उसने हमें छोड़ा था, लेकिन भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। ये एक ही है या और कई हैं? जवाब बहुत सारे थे। ये एक ही है या कई सारे हैं? सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन एक भेड़िया मानव से जवाब मांगने की हिम्मत किसी में ना थी। हम अब घर की तरफ आना चाहते थे। रात को आप उस जंगल में सही रास्ते का चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन आसमान में चांद किस दिशा में है, तारे कहाँ पर है, हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिशा कौन सी होनी चाहिए। शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हालात बदलने लगे थे। हम वापस घर की तरफ निकल पड़े थे, लेकिन यहाँ पर धुआं धुआं सा होने लगा था। आसमान साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ज़मीन पर धुआं बैठ चुका था। पेड़ों के ऊपर का आसमान दिख रहा था, चांद कहाँ है, कैसा है, ये दिख रहा, लेकिन आसपास के पेड़ तक न दिख रहे। हम चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो गुर्राने की आवाज़ें आसपास से आती रहीं। अब तो किसी जानवर की आवाज़ भी आती तो हम लड़खड़ा पड़ते। अचानक वैसे ही भेड़िए की आवाज़ आई और हमारे हाथ छूट गए। हम भागना शुरू हो गए। उस धुएं में हम कहाँ कहाँ भाग रहे थे हमें नहीं पता, लेकिन आवाज़ लगाकर एक दूसरे का पता कर रहे थे कि आसपास हैं या नहीं। उस हिसाब से डरा हुआ इंसान हर किसी को भूल जाता है। मैं भी बड़ी तेज़ी से भाग रहा था, मेरे साथी कहाँ हैं मुझे नहीं पता। अचानक विनय के चीखने की आवाज़ आई। विनय करा रहा था, चीख रहा था, और उसकी चीख ने हमारे कदम रोक दिए। शायद मेरे दोस्त भी रुके हों, लेकिन उस चाकू को लेकर मैं विनय की तरफ दौड़ा था। जैसे ही मैं विनय के करीब गया, विनय का हाल बहुत बुरा था। उसकी लाश पड़ी थी, बड़े से पंचे उसके मुंह पर मारे गए थे, जिस कारण उसका मुंह फटा हुआ था। शरीर से खून बह रहा था और वो मर चुका था, साफ दिख रहा था। हम तीनों वहाँ उसे बचाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। तभी सन्नी बोला, भागो भागो भागो, जान बचाओ। हम तीनों फिर से भागना शुरू हो गए। उस धुएं में हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे के आगे पीछे, लेकिन मैं सबसे आगे था। मेरी भागने की रफ्तार ही तेज़ है। कब उस धुएं में मैं उनसे आगे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक विवेक के चीखने की आवाज़, फिर से कदम रुके। मैं भी चीख कर बोला, जल्दी विनय के पास। सनी और मैं जब तक विनय के पास पहुंचते, उसकी लाश ऊपर पेड़ पर टंगी हुई थी। वो भयानक तरीके से कटी हुई थी। हमें उसके पास पहुंचने में ही 2 से 3 मिनट लग गए थे। इतने में उसे मार दिया था उस भेड़िया मानव ने। मैं और सनी एक दूसरे की तरफ देखते हुए, अब क्या करें। सनी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे जैसे मौत नज़र आ रही हो। फिर से हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागना शुरू हो गए। मैंने कहा था सनी को, अकेले मत रहना, वो हम पर हमला कर सकता है। लेकिन हम हाथ पकड़कर भागते कैसे? बार बार मेरे कदम लड़खड़ा जाते और मैं गिर जाता। वहाँ खड्डे ही बहुत आ गए थे। अचानक मैं गिरा और सनी थोड़ा आगे। उस धुएं में कब हम एक दूसरे से दूर चले जाते पता नहीं चल रहा था। अचानक सनी के चीखने की आवाज़ें भी आईं। मैं सनी की तरफ भागा था। सनी के शरीर पर एक खरोंच थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन मैं जैसे ही सनी के करीब पहुंचा, वो जिंदा था। मैंने चाकू निकाल लिया। उसकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उठ सकता था। सनी ने कहा, मैंने उसकी छाती में घोंप दिया चाकू घोंप दिया। उसने उस भेड़िया मानव की छाती में चाकू घोंप दिया था, इसी कारण वो बचा होगा। उसकी बाजू कंधे पर रख उसे मैं ले जा रहा था। वो भेड़िया मानव की आवाज़ें पीछे से आती रही। वो कराह रहा था जैसे, लेकिन गुर्राने जैसी भारी आवाज़ें भी आने लगती। तभी मैंने देखा मेरा साथी बेहोश होने की कगार पर था। सनी उसके शरीर पर खरोंच बनी हुई थी। मैं उसे लेकर शहर में पहुंचा
और 4 घंटे चला था। आवाज़ों ने डरा दिया था, लेकिन दोबारा वो भेड़िया मानव पास नहीं आया। शायद सनी ने उस पर जो वार किया उस कारण वो भी जख्मी हुआ होगा। हम इसी कारण बचे होंगे। सनी की हालत खराब थी, मैं भी बच गया था, लेकिन हमारे 2 दोस्त मारे गए थे। वहां अस्पताल में पुलिस आई थी। सनी की हालत गंभीर देखकर वो मुझसे बयान ले रही थी और मैंने भी कहा वहां भेड़िए ने हमला कर दिया। उनका कहना था जंगल में भेड़िया है ही नहीं। मैंने उनसे कहा था वो भेड़िया नहीं, भेड़िया मानव है। वो अजीब नज़र से मुझ पर देख रहे थे, जैसे मुझ पर भरोसा कर ही ना रहे हो। कौन भरोसा करेगा, भेड़िया मानव होता भी है। इसीलिए बात बदलकर मैं भेड़िया भेड़िया ही करने लगा। मुझे लगा जैसे वो भेड़िया मानव जैसा हो, वो भेड़िया ही था। कोई भी भेड़िया मानव पर यकीन नहीं करता, इसलिए कहानी में बदलाव तो करना ही पड़ता है, वरना वो मुझ पर शक करते। मैं ही तो सही सलामत बचा था। सनी भी मौत से जंग लड़ रहा था। सुबह 9 बजे अजीब सी घटना हुई। सनी के शरीर पर जो निशान थे वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे, जैसे उसका शरीर सही हो रहा हो। डॉक्टर ने भी कहना शुरू कर दिया उसके जख्म बड़ी तेज़ी से भर रहे हैं। ये भेड़िए का पंजा था। एक पल के लिए मैं ये भी सोचने पर मजबूर हो गया कहीं मेरा दोस्त भेड़िया मानव तो नहीं बन जाएगा। लेकिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर सकता था। एक भेड़िया मानव के पंजे से कोई भी इंसान कभी भेड़िया नहीं बना। जब वो काटेगा उसकी लार शरीर में जाएगी, उसके 1 साल बाद भेड़िया मानव बनता है इंसान। और उसने सनी को पंजे से वार किया था, दांत नहीं गड़ाए थे। सनी के पास गया था और वो होश में था, लेकिन बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं भी उसे गले लगाकर रोने लगा था। हमारे 2 दोस्त हमसे दूर जा चुके थे, लेकिन सनी ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने उसका शुक्रिया भी किया। 1 हफ्ते में सनी ठीक हो चुका था। शायद ये भेड़िया मानव के ऐसे पंजे थे जो इंसानों पर वार ही अलग करते हों, जख्म जल्दी भरते हों। लेकिन फिर भी मैं सनी पर नज़र रखता था। मुझे उससे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता था। मैं सोच रहा था कहीं वो भेड़िया मानव न बन जाए। लेकिन सनी मुझसे कहता रहता, हमने उस भेड़िया मानव से बचने की हिमाकत की है, यहाँ पर तो नहीं आ जाएगा ना वो। ये बात सुनकर मैं घबरा सा गया था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को समझाया। यहाँ 1 महीने बाद दोबारा पूर्णिमा का चांद आया था। उस पूर्णिमा के चांद में जैसे मेरे घर के आसपास से आवाज़ें आती रहीं। मैं किराए के मकान पर रह रहा था और यहाँ आसपास के घरों में भी कोई नहीं था। मेरा दोस्त सनी। जैसे ही वो आवाज़ें आना शुरू हुई, मैं सनी को फ़ोन लगाना चाहता था, लेकिन हाथ कांपने लगते हैं आपके, फ़ोन आप लगा नहीं पाते। और वैसे भी मेरा दोस्त जब सो रहा होता है फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। ये उसकी बहुत बुरी आदत है। मैं पुलिस को फ़ोन भी कैसे लगाता, सिर्फ आवाज़ों से डर कर। लेकिन वो आवाज़, भेड़िए के रोने की आवाज़, वो आवाज़ बहुत तेज़ आई थी और मेरे घर की छत से आई थी। कोई कुत्ता ऊपर तक नहीं चढ़ सकता और कोई भेड़िया इस तरह शहर में नहीं आता। वो आवाज़ जैसे गूंजी थी। आसपास के घरों तक वो आवाज़ गई होगी, लेकिन मेरे इस घर से काफ़ी दूरी पर जितने घर हैं वहाँ कम ही लोग रहते हैं और इस तरह कुत्ते रोने पर कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन छत पर कोई कुत्ता चढ़ता भी नहीं। क्या करूं मैं? उस समय मैं घबरा सा गया था। मैंने सारी खिड़कियां बंद कर दी। मैं नहीं चाहता था वो भेड़िया मानव यहाँ भी आए। ज़रूर वो उन लोगों का पीछा करेगा जो बच गए थे। हम दोनों बचे थे। मैं तो यहाँ हूँ, मुझे सनी को फ़ोन लगाना चाहिए, कहीं उसके पीछे ना चला जाए। थोड़ी देर बाद ऊपर से जैसे खुरचने की आवाज़ें आईं। ये छत से आवाज़ें आ रही थी, ऊपर वो खुरच रहा होगा। कुछ समय बाद खिड़की से खटखटाने की आवाज़ आई। मैं खिड़की के पास जाने की हिम्मत तक न करना चाहता था। मैं सनी को फ़ोन लगाता गया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आज महसूस हो रहा था क्यों मैंने सनी के पिता का नंबर नहीं लिया। अब क्या करूं? उसके पास भी जा नहीं सकता। कुछ देर बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। वो भेड़िया मानव अब मेरे घर के आसपास नहीं था। शायद वो कहीं और गया होगा।
वो पूरी रात डर कर निकाली थी मैंने। मैं नहीं जानता था मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन अगली सुबह जब सनी का फोन लगा, मैं उससे पूछ रहा था, हाँफ कर पूछ रहा था, कल रात क्या हुआ? कल रात क्या वो भेड़िया मानव तुम्हारे पास आया था? सनी ने भी हाँफते हाँफते कहा था, तुम्हारे पास भी? वो तुम्हारे पास भी आया था? हम दोनों जानते थे यहाँ पर क्या हो रहा है। रात को वो भेड़िया मानव आया होगा क्योंकि ये पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था। सनी के घर पहुंचा था मैं। उसके पिता को यह बात बताई नहीं जा सकती थी। ये बात हम दोनों में थी। यहाँ वैसे भी उसके पिता हम पर शक कर रहे थे कि हम दोबारा जंगल में नहीं जाएंगे। 2 दोस्त खो दिए थे हमने। उनके परिवार वाले अब भी हम पर उंगली उठा रहे थे। हमें अब ये तो पता लग गया था कि भेड़िया मानव हमारा पीछा कर रहा है और अगर उसे मौका मिला तो वो हमें मारने की कोशिश भी करेगा। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि जब पूर्णिमा का चांद निकलता है उसी समय वो हमारे पीछे आएगा या हर रात हमें मारने की कोशिश करेगा। ये बात हमें इस तरह से दिल में बैठ गई थी कि बस बयां नहीं किया जा सकता। सनी की आंखों में डर, मेरी आंखों में डर, लेकिन हम दोनों जानना चाहते थे बचने का रास्ता। हमने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया, भेड़िया मानव से कैसे बचा जा सकता है। सनी अपने घर में सर्च कर रहा था और मैं अपने घर में। सनी के माता पिता आज ही कहीं पर जाने वाले थे। 3 दिन के लिए सनी भी अकेला रहने वाला था और उसने अपने घर पर रहने के लिए मुझे बुला लिया था। लेकिन उसके पिता ने पड़ोसियों को बता दिया था, अगर सनी के पास कोई आए तो बता देना। अब सनी भी कह रहा था, करूं तो करूं क्या? हम दोनों ने अंदाजा लगाया था कि हम दोनों अपना फोन ऑन रखेंगे और पूरी रात बात करते रहेंगे। इंटरनेट पर सर्च किया था हमने पूर्णिमा के दिन। तब भेड़िया मानव जागृत होते हैं और उनकी आंखों के अंदर वो सम्मोहन शक्ति हमारे अंदर के जानवर को जगा देती है। हम उसकी तरफ खींचने लगते हैं। उस रात ऐसा ही तो हुआ था। और उसके बाद भेड़िया मानव अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। जो भी उससे बच जाए वो उसे दोबारा मारने की कोशिश ज़रूर करता है। तो इसीलिए वो हमारे पीछे आ रहा है। सनी और मैं उस रात बच गए थे और वो हमें मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। यहाँ ये भी बताया गया था पूर्णिमा की रात को वो जागता है और उसके बाद शिकार हर रोज़ करता है। अब इंतज़ार रहेगा उसका। उसे मारने के लिए चांदी की गोली का इस्तेमाल किया जाता है या खंजर चांदी का जो उसके दिल में घोंपना पड़ता है, तब जाकर भेड़िया मानव मरता है। हमें पता भी लग गया था। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो चांदी की हो और तीखी हो जिसे उसके दिल में घोंप सके। हमारे पास चांदी के ब्रेसलेट थे और शाम हो चुकी थी। हम उससे तेज़ धार हथियार बनवा भी नहीं सकते थे। ये काम हम किसी और दिन करते। रात को अपने घर में रहना था भयानक तरीके से। हमने ढूंढने की कोशिश बहुत की, आखिर भेड़िया मानव को और कैसे मारा जा सकता है। कोई और रास्ता नहीं था। हमें बस अपना बचाव करना था अगली पूर्णिमा की रात तक। उसके बाद वो शिकार को छोड़ देता है, लेकिन तब तक क्या करें? रात को अंधेरा होने के बाद वो कुत्तों के रोने की आवाज़। आसपास कुत्ते रोते जा रहे थे। इस तरह कुत्तों को रोता हुआ देख खिड़की खोलकर मैंने देखा था किस तरफ देख रहे हैं। ज़रूर वो भेड़िया मानव आ गया होगा, लेकिन वो कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। एक तरफ वो भौंक रहे थे, एक घर के ऊपर देखकर। उस घर पर जब मेरी नज़र पड़ी थी, वहाँ पर भेड़िया मानव नहीं था। ये अजीब आकार का जीव था। भेड़िए जैसा तो लग रहा था, लेकिन वो भेड़िया मानव कुछ और था। इसका रंग भूरा भूरा इंसानी सा, लेकिन था ये भेड़िए जैसा, या कहूँ कुत्ते जैसा। मैं सीधा उस पर्दे को लगा बैठा था। उसका चेहरा देखा नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी नज़रें मेरी आंखों की तरफ थी। उसे पता था मैं किस खिड़की से देखूंगा, जैसे वो मेरे अंदर के डर को भांप गया हो। छलांग की आवाज़ आई थी छत पर, और ये वैसी आवाज़ थी जो कल आई थी। अब मैं सोचने को मजबूर हो गया, ये भेड़िया मानव अपना रूप भी बदल सकता है। क्या ये एक डॉगमैन जैसा बन सकता है, कुत्ते मानव जैसा? क्या कुत्ता मानव भी होता है? ऊपर से आवाज़ें और ये खिड़की बंद।
मैं दरवाज़ों को भी अच्छे से चेक कर चुका था और बाथरूम में जाकर छिप गया। ऊपर से आवाज़ें, वो रोने की आवाज़ें भेड़िया मानव की नहीं, इस कुत्ते मानव की थी। बाथरूम के पास वो छोटी सी खिड़की जिससे बदबू बाहर निकलती है, वहाँ एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ था। वहाँ जो छेद था, कोई जाली नहीं लगी हुई थी। इतने चौड़े से कोई भी ऐसी चीज़ अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन उसका पंजा ज़रूर अंदर आया था। वो मेरी महक ले सकता था। कुत्ते सूंघ सकते हैं हमारे शरीर की बदबू को और पहचान जाते हैं हम कहाँ पर हैं। उसका पंजा अंदर था और वो मेरे सर को पकड़ना चाहता था। मैं घबराया हुआ वो चिटिकनी खोलकर भागा था। मेरा वो फ़ोन भी वहीं पर गिर गया था। मैं सनी से बात ही नहीं कर पाया इतनी घबराहट में। उससे फ़ोन लगाकर बात करते रहना चाहिए था। अचानक आवाज़ आना बंद सी हो गई। मैं क्या करता? मैं अब सोच रहा था वो कहाँ पर है। मैं सनी से बात भी करना चाहता था, लेकिन फ़ोन तो बाथरूम में है। कहीं वो बाथरूम में उस पंजे से मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। घबराया 10 मिनट में इधर उधर देखता रहा। ना उन कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी, ना भौंकने की। पहले तो वो लगातार भौंके जा रहे थे। मुझे लगा वो कहीं यहाँ से चला तो नहीं गया। फ़ोन तो उठाना पड़ेगा, वो मुझे फंसा ना रहा हो। कई बातें थी जो मन में चल रही थी। आप डर जाते हैं जब सामने वाला विरोधी समझदार हो। वो कुत्ता मानव बहुत समझदार था। मैं भी ज़मीन पर लेट गया। जो छेद बाथरूम में बना होता है वो ऊंचाई पर होता है। वो मेरा सर पकड़ सकता था अगर मैं खड़ा होता। ज़मीन पर लेटकर मैं बाथरूम में गया था। फ़ोन मेरा वहीं पर गिरा था, जिसे उठाकर वापस इसी तरह से आ गया था। वो यहाँ पर नहीं था। मैंने सनी को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने सनी को फ़ोन लगाया था, सनी जैसे कराह रहा था। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। उसने भारी आवाज़ में मुझे कहा, वो आ गया है। मेरे कंधे पर उसने वार कर दिया। बहुत खून बह रहा है। तुम बाहर मत निकलना। मैंने भी उससे कहा, पुलिस को फ़ोन कर, जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर। वो घबराई आवाज़ में कह रहा था, कोई हम पर यकीन नहीं करेगा, हमें पागल समझेगा, कैसे पुलिस को फ़ोन लगाऊं? मैं भी सोच में पड़ गया था। उसकी बात में दम है। एक कुत्ता मानव, वो हम पर हंसेंगे। पहले भेड़िया मानव, अब कुत्ता मानव, कैसे यकीन करेंगे हम पर? लेकिन मैंने एक तरकीब सुझाई थी सनी को। कहना कोई कातिल है जो मारना चाहता है, कोई पागल जो हमला कर रहा है। भेड़िया मानव की बात मत करना, कुत्ता मानव की बात मत करना। कहना कोई है पागल जो मारने की कोशिश कर रहा है। जिंदा बचने का यही रास्ता है। सच में सनी ने मेरा फ़ोन काट कर पुलिस को फ़ोन लगाया था। पुलिस वहाँ पर आई भी थी, लेकिन कोई भी ऐसा जीव, कोई ऐसा इंसान उन्हें दिखा ही नहीं। सनी ने पुलिस को भी बयान दे दिया था। मैं सनी के पास था। सनी के माता पिता भी वहाँ पर आ रहे थे, लेकिन सनी और मैं जो जानते थे बाकियों को बता नहीं सकते थे। ये बात सिर्फ हम तक ही रह सकती थी। इसके बाद सनी भी सोचने पर मजबूर हो गया था क्या करना है। मैं भी सोच रहा था। सनी के शरीर पर जख्म हुए थे, पट्टी कर दी गई थी, लेकिन हमें जिंदा बचना था। वो दोबारा हमला करेगा। अगर हमारे आसपास कोई हुआ भी तो भी हमें बचा नहीं पाएगा। हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद मैं भी सनी के घर पर था। उसके माता पिता भी वहाँ पर थे और अगली शाम हम इंटरनेट पर सर्च किए जा रहे थे कैसे भेड़िया मानव या कुत्ते मानव से बचना है। इंटरनेट पर हमें पता चला था कि एक भेड़िया मानव से बचने के लिए जिस जंगल में भेड़िया मानव होता है वहाँ उसकी रिहाइश भी होती है। वो इंसान बनकर रहता है और इंसानी रूप को पकड़ने के बाद ही हम उससे बच सकते हैं। ये तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हम तो ये तक नहीं जानते भेड़िया मानव कहाँ रहता है, उसे कैसे ढूंढना है, तो उसके इंसानी रूप का पता कैसे लगा पाएंगे, और क्या वो एक कुत्ता मानव भी बन सकता है, इसकी जानकारी भी इंटरनेट पर नहीं थी। मैं और सनी एक दूसरे को देख रहे थे। 1 महीना हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब सनी ने कहा था, मुझे लगता है मौत करीब है, हमें दोबारा उस जंगल में जाना होगा। हमें उससे माफ़ी मांगनी होगी या उसके असली रूप को ढूंढना होगा। हम चांदी की एक ऐसी चीज़ लेकर चलते हैं जो उसके सीने में गड़ा सके।
हमने शाम को ही चांदी के वो ब्रेसलेट पिघलाकर छोटे छोटे चाकू बनवा लिए थे। इसके बाद चाकू की छोटी छोटी नुकीली चीज़ें भी बनवा ली, जैसे सुई। हम इसी के सहारे उस पर हमला करते। हमने एक छोटी छोटी गन ली थी जिसमें सुइयां डाली जा सकती थी, लेकिन वो धमाके से निकलती गोली की तरह। बहुत करीब आने पर हम उस गोली से उस भेड़िया मानव को मारने की कोशिश करेंगे, हम ये सोच कर आए थे। अगली रात किसी तरह हमने सनी के माँ बाप को समझाया कि हम दवाई लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। हम जंगल में रहे थे, अब मौत ढूंढती हुई हमें हमारे घरों में आएगी और हम उस जगह जाएंगे जहां वो रहता है। हमने कई जगह पता किया था। भेड़िया मानव की सबसे ज़्यादा घटनाएं, आखिर किसने उसे देखा? पास में एक गांव है, पुराना गांव जिसे वीरान गांव कहा जाता है। वहां के सब घर खाली हैं, उसे भूतिया गांव कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भेड़िया मानव को देखे जाने की घटनाएं वहां पर हुआ करती थी। तो आज भी वो वहां पर होगा और शायद वही भेड़िया मानव कुत्ता मानव भी बनता होगा, या हो सकता है उस गांव के और लोग इसी तरह के हों। इंसानी रूप में उसे पकड़ना होगा, क्योंकि भेड़िए के रूप में उसे पकड़ना आसान नहीं। आज पूर्णमासी की रात थी, यानी कि आज चांद नहीं चढ़ेगा। हमने सुना है सबसे ज़्यादा कमज़ोर भेड़िया मानव इसी रात को होता है। हम जंगल के बीच से उस गांव की तरफ जा रहे थे जो ज़्यादा दूर नहीं था। मैं और सनी जैसे ही वहां पर पहुंचे थे, हमें घरों को खंगालना था, हमें ढूंढना था आखिर वो कहां पर छिपकर रहता है। जहां पर सबसे ज़्यादा सामान होगा, इसका मतलब वो वहीं पर रहता होगा। उन चांदी के खंजर से हम इंतज़ार कर रहे थे कैसे मारेंगे उसे। घरों की तलाशी ले ली थी और एक खास घर की पहचान कर ली थी हमने। उस घर के पीछे खड़े हो गए। मुझे सनी ने कहा था वो दूसरी तरफ रहेगा और जैसे ही वो आएगा हम उस पर टूट पड़ेंगे। तभी जब हम छिपे हुए थे, पीछे से आवाज़ हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वो कुत्ता मानव था जो हमारे करीब आया हुआ था। मैंने तो छलांग लगा दी, लेकिन सनी, मुझे नहीं पता वो कहाँ था। वो वहाँ मदद के लिए नहीं आया, लेकिन तभी वो कुत्ता मानव करीब आने लगा। ज़मीन पर गिरा था मैं जब तक खंजर निकाल पाता। जैसे उसे पता था, उसने अपना पंजा मेरे हाथ पर रख दिया। इसी तरफ तो खंजर था, दूसरा हाथ में आगे बढ़ा था, उससे पहले उसने दूसरा पंजा मेरे दूसरे हाथ पर रख दिया। मैं हाथ हिला नहीं सकता था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं बस उसके काबू में था और मेरी मदद के लिए सनी कब आएगा मैं ये जानना चाहता था। वो नहीं आया, लेकिन वो भेड़िया मानव की आवाज़, वो गुर्राने की आवाज़ मेरे मुंह के दूसरी तरफ से आ रही थी। एक तरफ कुत्ता मानव मेरी बाजुओं को काबू किए हुए, दूसरी तरफ वो भेड़िया मानव उसकी आंखों में घूरे हुए। दोनों के चेहरे देखने लायक थे, वो दोनों एक दूसरे पर गुस्सा थे। मैं हैरान और परेशान हो चुका था। कैसे? ये तो दो हैं, अब क्या करूं? वो कुत्ता मानव मुझ पर अपने दांत गड़ा पाता उससे पहले वो बड़े भेड़िया मानव ने जैसे अपने पंजों से उसे उखाड़ फेंका था। मेरे दोनों बाजुओं पर जख्म हो गए थे, लेकिन कुत्ता मानव ने जैसे मुझे छोड़ दिया था। उस भेड़िए ने कुत्ते के शरीर को जैसे जख्मी किया और वो कुत्ता छोटे आकार में वहां तड़पने लगा। जैसे ही उसका शरीर थोड़ा कमज़ोर हुआ, वो आधा कुत्ता आधा मानव बन चुका था, जैसे अधर में लटका हुआ। ये मेरा दोस्त सनी था, जिसे देखकर मैं भी हैरान। तो इसका मतलब ये सनी है? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी इस अधमरे सनी के सामने वो भेड़िया मानव भी अपने इंसानी रूप में आ गया। वो इंसानी रूप में बिल्कुल बिना कपड़ों के था। वहाँ उसने मेरे सामने खड़ा होकर कहा था, तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? मुझे लगता है शायद मैं जानता हूँ तुम मुझसे बचने के लिए आए होगे, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ मैं अपने शरीर पर काबू कर चुका हूँ। मैं हैरान उससे सवाल कर रहा था, तो मेरे दोस्त को तुमने कुत्ता मानव कैसे बनाया? उसने भी कहा,
मैंने बनाया नहीं, ये बन गया। किसी ज़माने में कई तरह की जड़ी बूटियों से कई तरह के जीवों को बदला गया, लेकिन उनके अंदर वो अभी छिपे हुए हैं। जिस तरह से भेड़िया मानव, ये प्रजाति खत्म ज़रूर हुई, लेकिन लोगों के अंदर जो भेड़िया मानव बन गए थे उन्हें दोबारा इंसान बनाया गया। पूर्णिमा की रात को अगर उनकी आंखों में उस रूप को जगाया जाए तो वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। मुझे भी किसी ने जगाया था और मैं भेड़िया मानव बना। कई साल मैंने शिकार किए, लेकिन मैं शरीर पर काबू कर पाया। उसके बाद मैंने इंसानों को मारना छोड़ा, मैं जानवरों को खाने लगा। धीरे धीरे मेरा ये इंसानी रूप ज़्यादा हावी होने लगा। मैं भेड़िया मानव सिर्फ एक ही दिन बनता, पूर्णिमा की रात को। इसीलिए मैं लोगों से दूर रहने लगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुम्हारी आंखों में देख रहा था। मुझे लगा था ये शिकारी तो नहीं जो यहाँ पर जानवरों को मारने आते। मैं बस उन्हें भगाना चाहता था, तुम्हें बस डराना चाहता था। लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं वहाँ से गया तो वहाँ कोई और शिकारी आया था, ये कुत्ता मानव। शायद जब मेरी आंखों में तुम सब ने देखा, इसके शरीर के अंदर छिपा वो कुत्ता मानव जाग गया। इसके पूर्वज कभी वो डॉगमैन हुआ करते थे, लेकिन इंसानी रूप में ढल गए। मुझे पता है ये मेरी गलती थी और उसे मैं कैसे ठीक करता मैं जानता नहीं था। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मैं ये तक जानता नहीं था। मुझे इंतज़ार था तुम वापस यहाँ ज़रूर आओगे। इसने तुम्हारे 2 दोस्तों को मारा था, लेकिन इसका भी कसूर नहीं। इसके अंदर का वो डॉगमैन जागा था और वो हमले करता था। इसके अंदर भ्रम होते हैं कि ये वो डॉगमैन नहीं, ये कभी नहीं मानेगा कि ये डॉगमैन है, लेकिन मैं जानता हूँ उसे दोबारा कैसे बंद करना है। वहाँ अधमरे से हुए मेरे दोस्त की आंखों में देखकर वो भेड़िया मानव अपना रूप बदल गया और जैसे उसने कोई चीज़ जो खोली थी वो बंद कर दी। मेरा दोस्त अब इंसानी रूप में था, बिना कपड़ों के, क्योंकि उसके कपड़े फट चुके थे। ये कपड़े कॉटन के थे जो स्ट्रेच नहीं हो पाए, उसके उस बड़े शरीर तक ढल नहीं पाए। उस रात हम पहचान जाते अगर इसके कपड़े फटे होते। अब मेरा दोस्त साधारण इंसान बन चुका था। उसके बाद मैं उसे अस्पताल लेकर आया और उसके माता पिता मुझ पर फिर से गुस्सा। ये पागल है, ये लड़ लड़ कर मरेंगे। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरा दोस्त अब बदल चुका था। मैंने ये बात अपने दोस्त तक को ना बताई। वो अब भी पूछता है, क्या वो भेड़िया मानव अब मारने नहीं आएगा? मैंने उससे कहा मैंने उसे मार दिया है। भेड़िया मानव का अंत हुआ, हमारा बदला पूरा हुआ। लेकिन बदला मैं लेता भी तो किससे? अपने दोस्त सनी से, जिसने गलती से मेरे 2 दोस्तों को मार दिया था। क्या मुझे ये पुलिस को बताना चाहिए था? क्या भेड़िया मानव की कहानी सबके सामने आनी चाहिए थी? आज भी इन सवालों को अपने अंदर रखे हुए मैं बड़े बड़े राज किसी को बताना नहीं चाहता। इस कहानी के ज़रिए अपने दिल का दर्द सबके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझेंगे, लेकिन मेरे मन का बोझ कुछ कम हो जाएगा।